हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो चैप्टर था एंडोक्राइन सिस्टम, और हमने इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़े थे। कल हम बात कर रहे थे पैनक्रियाज की, उसके अंदर हमने पढ़े थे कि आइल्स ऑफ लैंगरहैंस। उसके अंदर हमने 3 टाइप ऑफ सेल्स पढ़े थे, अल्फा सेल, बीटा सेल एंड गामा सेल। जो अल्फा सेल था वो ग्लूकेगॉन को रिलीज कर रहा था, जो बीटा सेल था वो इंसुलिन को रिलीज कर रहा था, जो गामा या डेल्टा सेल था वो सोमेटोस्टेटिन को रिलीज कर रहा था। ठीक है, तो आज हम उसके अंदर फंक्शंस पढ़ने वाले हैं कि इन सभी हार्मोन्स के क्या फंक्शन है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगॉन। ग्लूकेगॉन के क्या फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लूकेगॉन है वो रिलीज होता है अल्फा सेल। कौन सा अल्फा सेल? अल्फा सेल जो आइल्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर प्रेजेंट था, अल्फा सेल। उसके बाद अगर हम इसका फर्स्ट फंक्शन की बात करें तो ये करवाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। हम ग्लाइकोजीनोलाइसिस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या था ये? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन कहलाता है ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर कन्वर्जन। ठीक है, अभी हमारे पास अगर हो प्रोटीन कन्वर्ट होंगे एमिनो एसिड्स में, और एमिनो एसिड्स कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज के अंदर, और इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये क्या करवा रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके अलावा ये क्या करवा रहा है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम अमीनो एसिड। ये है नंबर फर्स्ट प्रोसेस जो कि है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ये है सेकंड प्रोसेस जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस। उसके बाद अगर हमारे पास हो फैट, ठीक है, फैट के डिग्रेडेशन से बनेंगे फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स जो है बीटा ऑक्सीडेशन करके बनाएंगे एसिटाइल कोएंजाइम में। हम इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं बहुत फास्ट चल रही हूँ इसमें कि एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में बना सकता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से बन सकता है वापस ग्लूकोज। ठीक है, हमने ग्लाइकोजन यानी कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने प्रोटीन लिया, हमने फैट लिए। इन तीनों प्रोसेसेस के अंदर तीसरा प्रोसेस ये हो रहा है लाइपोलाइसिस। तो हमारा थर्ड प्रोसेस कौन सा हो गया यहाँ पर? लाइपोलाइसिस। या इसके अंदर और क्या चीज हो रही है? डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन भी तो टूट रहा है। डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का विखंडन होना। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ग्लाइकोजन टूटा, ग्लूकोज बना, प्रोटीन का डिग्रेडेशन हुआ, एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बना, फैट का जो है लाइपोलाइसिस हुआ, फैटी एसिड बना, एंड प्रोडक्ट हमने क्या बनाया? ग्लूकोज। यानी कि जो ग्लूकेगॉन है वो क्या कर रहा है? उसका काम है कि ये ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो बढ़ा रहा है। ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ा रहा है। हम देख सकते हैं कि हर जगह पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन ही हो रही है, चाहे हम कार्बोहाइड्रेट ले, चाहे प्रोटीन ले, चाहे फैट ले। तो ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाता है ग्लूकेगॉन। इसको हम किस तरीके से देखें? ये एक ब्लड वेसल है, ये है लीवर। ठीक है, लीवर के अंदर क्या प्रेजेंट है? लीवर के अंदर प्रेजेंट है हमारा ग्लाइकोजन। लीवर के अंदर प्रेजेंट है ग्लाइकोजन। लीवर के से जो है ग्लाइकोजन, इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोटीन या फैट से सबसे क्या बना? ग्लाइकोजन से बना ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जाकर ट्रांसफर हो जाएगा इस ब्लड वेसल के अंदर।
तो ये क्या आ गया ब्लड वेसल के अंदर। तो फिर हमने क्या बोला कि ग्लूकोज का ट्रांसफर हो जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। तो ये थे हमारे फंक्शंस ऑफ ग्लूकेगोन। ग्लूकेगोन को अगर हम ब्रीफ में देखें तो सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि ग्लूकेगोन का मतलब है ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाना। कहाँ पर? ब्लड में ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाना है। अब वो कैसे भी बढ़ाई जा सकती है, वो हम कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन को ले सकते हैं, हम प्रोटीन को ले सकते हैं, हम फैट को ले सकते हैं। इनका डिग्रेडेशन करवाकर हमने क्या बनाया? ग्लूकोज। और ग्लूकोज का ट्रांसफर कहाँ हुआ? ब्लड में। यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ाना, ये काम है मेन किसका? ग्लूकेगॉन का। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ, इंसुलिन। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन कहां से रिलीज हो रहा था? इंसुलिन हो रहा था बीटा सेल से। बीटा सेल से रिलीज हो रहा था इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो एंटागोनिस्ट वर्क करता है ग्लूकेगॉन के। तो हमने इसके अंदर देखा था कि जो हमने जब ग्लूकेगॉन पढ़ा था तो हमने कहा था कि वहां पर क्या हो रहा था? वहां पर हो रहा था ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये अगर उसका अपोजिट वर्क करेगा तो ये ग्लाइकोजिनोलाइसिस को क्या करेगा? कम। हमने कहा था वहां पर हो रही थी लाइपोलाइसिस, तो ये लाइपोलाइसिस को करेगा कम। हमने वहां पर पढ़ा था वो करवा रहा था ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पर क्या होगा? कम। ठीक है, उसके अलावा हमने वहां पर देखा था डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन। ये सबका ही डिग्रेडेशन हो रहा था, तो डिग्रेडेशन ऑफ जो प्रोटीन है वो भी क्या होगा? वो भी होगा यहाँ पर कम। तो इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन किस चीज को बढ़ाएगा? इंसुलिन बढ़ाएगा ग्लाइकोजेनेसिस को ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन, ग्लाइकोजेनेसिस यानी ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना, यानी ग्लूकोज से फॉर्मेशन होनी ग्लाइकोजन की। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन का होना बोला जाता है ग्लाइकोजेनेसिस। और जो ग्लाइकोजन है ये या तो लीवर में हमें मिलेगा या मिलेगा ये मसल के अंदर। ग्लाइकोजन या तो लीवर में मिलेगा या हमें मसल के मिलेगा। तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमने जब ग्लूकेगॉन की बात की थी तो हमने कहा था कि वो बढ़ा रहा था ग्लूकोज का लेवल ब्लड में। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को कम। ग्लूकोज के लेवल को कम कौन कर रहा है? इंसुलिन। कहाँ पर? ब्लड के अंदर, है ना। हमने बोला कि ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन प्रेजेंट है एक तो या तो लीवर में प्रेजेंट होगा या मसल के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें कि लीवर, तो लीवर के अंदर 5% ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है और मसल के अंदर 1% ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो जो ग्लाइकोजन है वो मसल में ज्यादा होगा लीवर के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में लीवर तो सिर्फ एक ही है, लेकिन हमारी बॉडी का 45%, अराउंड 45% हमारी बॉडी में मसल्स हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो मसल्स है, ग्लाइकोजन जो है वो मसल के अंदर ज्यादा प्रेजेंट होगा और जो लीवर के अंदर कम प्रेजेंट होगा। और क्या काम है इंसुलिन का? इंसुलिन का काम है कुछ आयंस को अपटेक करवाना, जैसे कि पोटेशियम हो गया, जैसे कि फॉस्फेट आयन हो गया। तो इनका अपटेक करवाना ये काम है इंसुलिन का। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर जो हमारा इंसुलिन है इसका कम सिक्रेशन हो तो क्या होगा, ज्यादा सिक्रेशन हो तो क्या होगा। हमने ये पढ़ लिया कि ये जो भी सारे फंक्शंस हैं ये सारे के सारे ऑपोजिट होंगे किसके? ग्लूकेगॉन के। ग्लूकेगॉन के अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस ज्यादा था, यहाँ कम। वहां पर लाइपोलाइसिस ज्यादा था, यहाँ कम। वहां पर ग्लूकोनियोजेनेसिस ज्यादा था, यहाँ कम। वहां पर डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा था, यहाँ कम। वहां यहाँ पर क्या हो रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लूकोज का लेवल तो कम हो रहा है और ग्लाइकोजन का लेवल बढ़ रहा है। ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होगा? लीवर में या मसल में, लेकिन ग्लाइकोजन की अमाउंट मसल में ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू लीवर, और ये अपटेक में हेल्प करेगा पोटेशियम और फॉस्फेट के।
पहले हम इसका थोड़ा डायग्राम से देख लेते हैं। ये है ब्लड वेसल, इसके अंदर है ग्लूकोज प्लस अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, प्लस इसके अंदर प्रेजेंट है आयरन। ठीक है, हमारे पास ये प्रेजेंट है मसल, और ये प्रेजेंट है हमारे पास लीवर। इसको राउंड में एक बना, और ये प्रेजेंट है हमारे पास लीवर। ठीक है, जो ग्लूकोज का अपटेक है वो करेगी मसल। मसल क्या करेगी, ग्लूकोज को लेके आएगी और यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टोर। ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से क्या बना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन हो गया मसल के अंदर स्टोर। जो आयंस है वो तो दोनों ही अपटेक करेंगे। जो अमीनो एसिड है ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये अमीनो एसिड इसके अंदर लीवर के अंदर जाएगा, और अमीनो एसिड जो है यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, ट्रांसलेशन होकर बनेंगे प्रोटीन्स। अमीनो एसिड का क्या हुआ, ट्रांसलेशन। हमने कहा ही था कि यहाँ पर जो है डिग्रेडेशन तो नहीं हो रहा, लेकिन प्रोटीन का सिंथेसिस तो हो रहा है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस करने की प्रोसेस, अमीनो एसिड से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। तो लीवर के अंदर तो ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है, और मसल के अंदर ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी। अभी हम चलते हैं कि अगर इसका इंसुलिन का कम या फिर ज्यादा सिक्रीशन हो तो क्या होगा। ठीक है, अगर हो इसका हाइपोसिक्रेशन, हाइपोसिक्रेशन और उसका हो हाइपर सिक्रेशन। हाइपो मतलब कम, हाइपर मतलब ज्यादा। अगर इंसुलिन का हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, इंसुलिन के हाइपोसिक्रेशन से जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज की अमाउंट जो है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगी। ग्लूकोज कहाँ बढ़ जाएगा, ब्लड में। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। अगर ग्लूकोज ब्लड में बढ़ गया तो ये जो है ये हमारी किडनी में जाएगा, और इतना ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और ग्लूकोज जो है वो ज्यादा अमाउंट के अंदर यूरिन से हमारी बॉडी से बाहर जाना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या है कि यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना, यूरिन के अंदर ग्लूकोज का आना कहलाता है ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर इसके अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स की अमाउंट भी हो जाएगी ज्यादा, कहां पर, ब्लड में। ब्लड में अमीनो एसिड की अमाउंट हुई ज्यादा तो अमीनो एसिड का हो जाएगा डीएमिनेशन, ब्लड के अंदर हो जाएगा डीएमिनेशन, यानी कि अमीनो एसिड बने होते हैं अमोनिया के, और उसके साथ होता है कीटो एसिड। अमोनिया और कीटो एसिड के बने होते हैं अमीनो एसिड्स। तो यहां से अगर इसका डीएमिनेशन हो जाए, डीएमिनेशन का मतलब है अमोनिया इससे अलग हो जाए, अमोनिया को इससे अलग कर दिया जाए, तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो बचेगा कीटो एसिड। ये कीटो एसिड के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ कीटोन बॉडीज के अंदर, और ये कीटो एसिड और कीटोन बॉडीज ये जो है ये अब यूरिन से ज्यादा अमाउंट में बाहर निकलेंगी, और इसे कहा जाएगा कीटोसिस या एसिडोसिस। ठीक है, अगर जो है ग्लूकोज यूरिन में से बाहर निकले, यूरिन के साथ ग्लूकोज बाहर निकले तो ग्लाइकोसूरिया। अगर यूरिन में से कीटोन बॉडीज या कीटो एसिड बाहर निकले तो कीटोसिस या एसिडोसिस। इसे एसिडोसिस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर जो है एसिड जो है, इसके अंदर एक एसिड प्रेजेंट है जो कि पीएच को कम कर देता है, इसीलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है एसिडोसिस।
ठीक है, हमने देखा कि ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा, अमीनो एसिड्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे और ये भी अपनी तरीके से यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे। उसके बाद अगर ये चीज चलती रही तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो पानी की मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगा। इसके दो सिम्टम्स हो जाएंगे। पहला पोलीडिप्सिया, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। पोलीडिप्सिया क्या होता है? पोलीडिप्सिया होता है कि जब प्यास का ज्यादा लगना, यानी थर्स्ट का ज्यादा लगना, पोलीडिप्सिया। और सेकंड है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया का मतलब होता है कि भूख ज्यादा लगना। पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, डिहाइड्रेशन से ये दोनों चीजें होती हैं। ठीक है, और ये जो सारे सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स हैं किसके? डायबिटीज मेलाइटिस। डायबिटीज मेलाइटिस हमने एक पढ़ी थी, डायबिटीज इंसिपिडस। वो डायबिटीज इंसिपिडस हमने पढ़ी थी एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन को जब हम पढ़ रहे थे। और आज हम पढ़ रहे हैं इंसुलिन हार्मोन, तो उसके अंदर जो डायबिटीज आएगी वो आएगी डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अगर इसका हाइपर सिक्रीशन हो जाए, अगर इंसुलिन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो जो ग्लूकोज की अमाउंट है वो बहुत ही कम हो जाएगी ब्लड के अंदर, जिससे बोला जाता है हाइपोग्लाइसीमिया। और यहाँ पर अगर ब्लड में ज्यादा थी तो इसे बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, अगर ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा है फिर हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज की अमाउंट कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें कि जो ग्लूकेगॉन था, ग्लूकेगॉन क्या कर रहा था? ग्लूकेगॉन जो है वो जो ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ा रहा था, तो हमने उसको बोला था हाइपरग्लाइसेमिक। तो वो था हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। और जो इंसुलिन है, ये जो है ये कम कर रहा है ग्लूकोज के लेवल को, तो ये है हाइपोग्लाइसेमिक। ये हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन था। ठीक है, तो ये था इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन का अगर कम हो तो क्या होगा, ज्यादा हो तो क्या होगा। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट हार्मोन की तरफ, जो कि है सोमैटोस्टेटिन। फंक्शंस ऑफ सोमैटोस्टैटिन। फंक्शंस ऑफ सोमैटोस्टैटिन, सबसे पहले हम बात करें इसको कौन रिलीज करता है। इसको करता है गामा या फिर डेल्टा सेल ऑफ एल्सोफ लैंगरहैंस रिलीज करते हैं सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन का सबसे पहला काम है कि ये रेगुलेट करता है, इनको रेगुलेट बोथ दी हार्मोन्स। कौन कौन से? एक तो है ग्लूकेगॉन, एक तो ग्लूकेगॉन हार्मोन और एक इंसुलिन हार्मोन। इन दोनों को रेगुलेट करने का काम किसका है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन का। ठीक है, दूसरी बात करें कि इसका और क्या काम है। ये रेगुलेट करता है, ये रेगुलेट करता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इसोफेगस, या हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है उसको करता है। मेनली ये इसोफेगस में ही होती है। ठीक है, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को करता है। एक हमने सोमैटोस्टैटिन हार्मोन एक जगह और पढ़ा था, जब हम हाइपोथैलेमस की बात कर रहे थे, तब हमने ऐसे लिखा था कि सोमैटोस्टैटिन को क्या कहा जाता है? सोमैटोस्टैटिन को कहा जाता है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, यानी कि ग्रोथ को इनहिबिट करने वाला हार्मोन भी कौन सा है? सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकल रहा था, और ये वाला जो हार्मोन है ये निकल रहा है हमारे गामा या डेल्टा सेल ऑफ एल्सोफ लैंगरहैंस से। ठीक है, अभी हम चलते हैं उन हार्मोन्स की तरफ जो कि इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं।
इंटेस्टाइन से कौन कौन से हॉर्मोन्स निकलते हैं? सबसे पहला हार्मोन अगर हम बात करें तो वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन, ये जो इंटेस्टाइन से हार्मोन अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आया हुआ है और हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आया है, तो इन हार्मोन्स को हमें बहुत ही अच्छे से देखना है। सबसे पहला हार्मोन है गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन जो है ये कहाँ से रिलीज होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक। हमारे स्टमक के 3 पार्ट है, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। तो पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक, स्टमक के पाइलोरिक पार्ट से किसका सिक्रीशन होता है? गैस्ट्रिन हार्मोन का। और ये कहां से निकलता है? और ये निकलेगा डिओडिनम। डिओडिनम पार्ट किसका है? डिओडिनम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन की डिओडिनम पार्ट से क्या रिलीज हो रहा है? गैस्ट्रिन हार्मोन। और ये पाइलोरिक पार्ट ऑफ स्टमक से भी रिलीज हो रहा है। गैस्ट्रिन हार्मोन का क्या काम है? गैस्ट्रिन हार्मोन का काम है ये इंड्यूस करता है, क्या इंड्यूस करेगा? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस को इंड्यूस करता है कौन? गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस के अंदर होगा HCl, इसके अंदर होगा म्यूकस, इसके अंदर होगा पेप्सिनोजन, इसके अंदर होगा रेनिन। यहाँ पर मैं डबल एन लगा रही हूँ, यानी ये क्या है? रेनिन एंजाइम। और कुछ अमाउंट के अंदर होगा लाइपेज। ठीक है, तो इन सब का सिक्रीशन को इंड्यूस करवाने के लिए हमें जो हार्मोन की जरूरत है वो है गैस्ट्रिन हार्मोन। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड हार्मोन है वो आएगा गैस्ट्रिन इनहिबिटरी हार्मोन। गैस्ट्रिन इनहिबिटरी हार्मोन, ये हार्मोन जो रिलीज होता है ये हेल्प करेगा कि जब गैस्ट्रिन को कम करना हो, गैस्ट्रिन हार्मोन को कम करने के लिए, गैस्ट्रिन हार्मोन को कम करने के लिए, यानी जब हमें गैस्ट्रिक जूसेस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये वाला हार्मोन रिलीज होगा, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा है सिक्रीटिन हार्मोन। ये गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड है, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड। तो थर्ड जो है वो है सिक्रीटिन हार्मोन। सिक्रीटिन हार्मोन का क्या काम है? सिक्रीटिन हार्मोन का काम है ये करवाता है पैनक्रियास से कुछ चीजें रिलीज। पैनक्रियास से क्या रिलीज करवाएगा? ये करवाएगा वाटर को रिलीज और ये करवाएगा बाइकार्बोनेट आयन को रिलीज। ठीक है, सिक्रीटिन हार्मोन क्या करेगा? ये जाएगा पैनक्रियास के पास, पैनक्रियास को कहेगा एक तो वाटर को रिलीज करो और एक बाइकार्बोनेट को रिलीज करो। अब बाइकार्बोनेट से क्या हमारा हेल्प मिल जाएगी? बाइकार्बोनेट क्या करेगा? जो एसिडिक मीडियम है, अभी तक जो फूड आया है वो एसिडिक में है और ये इस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करेगा एल्कलाइन मीडियम में, ताकि जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स है वो उसके ऊपर वर्क कर सके। तो एसिडिक टू एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने के लिए बाइकार्बोनेट आयन की जरूरत है और ये कौन रिलीज करवा रहा है? ये करवा रहा है सिक्रीटिन हार्मोन। ठीक है, जो फोर्थ हार्मोन रिलीज होता है इंटेस्टाइन से वो है CCK, यानी कि कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, CCK हार्मोन। ठीक है, इसका क्या काम है? इसके 2 काम है। ठीक है, अगर तो ये चला गया पैनक्रियास के पास, अगर ये क्या पैनक्रियास के पास तो रिलीज करवाएगा पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियास के पास जाकर रिलीज करवाएगा पैनक्रियाटिक जूस। अगर ये चला गया गॉल ब्लैडर के पास, अगर ये गया गॉल ब्लैडर के पास तो रिलीज करवाएगा बाइल जूस। ठीक है, तो जो CCK यानी कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन है उसके 2 काम है। अगर वो गया पैनक्रियास के पास तो रिलीज करवाएगा वहां से पैनक्रियाटिक जूस, यानी पैनक्रियाटिक जूस को अगर हमने बढ़ाना है तो हमें क्या, कौन सा हार्मोन चाहिए? CCK हार्मोन। और अगर हमें बाइल जूस के लिए बाइल जूस बढ़ाना है तो भी हमें क्या चाहिए? CCK हार्मोन। ठीक है, लेकिन अगर इन दोनों के अंदर कंपैरेटिवली बात करें तो ये मेनली यूज होता है बाइल जूस के सिक्रीशन के लिए, क्योंकि हमारे पास पैनक्रियास के सिक्रीशन के लिए हमारे पास एक अलग से हार्मोन है, उसके बारे में पढ़ते हैं।
जो कि हमारा फिफ्थ हार्मोन है, पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन। पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन ये भी इंटेस्टाइन से रिलीज होता है। और पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन का क्या काम है? इसका काम है पैनक्रियाटिक जूस को रिलीज करवाना। ये क्या कर रहा है? ये करवा रहा है पैनक्रियाटिक जूस को, पैनक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को ये इंड्यूस करवा रहा है। तो अभी हमने इंटेस्टाइन के 5 हार्मोन्स पढ़े थे। 3 हमारे सामने हैं, सिक्रीटिन हार्मोन, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, पैनक्रियोजाइमिन हार्मोन। एक हमने पढ़ा था गैस्ट्रिन हार्मोन और एक हमने पढ़ा था गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, अभी हम चलते हैं इसके आगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है सुप्रा रीनल या फिर एड्रीनल ग्लैंड। सुप्रा रीनल या फिर एड्रीनल ग्लैंड, क्या है ये ग्लैंड? इसका नेम ही हमें बता रहा है कि ये क्या है। रीनल, रीनल वर्ड हम यूज करते हैं किसके लिए? किडनी के लिए। रीनल यूज करते हैं किडनी के लिए। सुप्रा यानी उसके अबव, यानी उसके ऊपर, यानी ऐसा ग्लैंड जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, ये किडनी है, किडनी के ऊपर जो यहाँ पर ग्लैंड प्रेजेंट है, इसका नाम है एड्रीनल ग्लैंड या फिर सुप्रा रीनल ग्लैंड। ठीक है, ये ग्लैंड कैसा है? ये ग्लैंड ओरिजिन के अंदर है एक्टोमीजोडर्मल। ये जब हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था एंडोक्राइन सिस्टम का, हमने तभी कहा था कि एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एक्टोडर्मल भी है, मेसोडर्मल भी है। तो एक्टोमीजोडर्मल ये है ओरिजिन के अंदर, और ये 1 पेयर प्रेजेंट है। कैसा है? 1 पेयर के अंदर प्रेजेंट है। इसको जो स्पेसिफिकली नेम दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं 3F हार्मोन या फिर 4S हार्मोन। 3F और 4S का क्या मतलब है? 3F का मतलब है फियर, फाइट, फ्लाइट। वैसे तो जो ये नाम है ये इसके अंदर भी जो एड्रेनलिन हार्मोन है उसके लिए यूज होते हैं, लेकिन कई बार अगर कलेक्टिवली वे में पूछ लें तो हम कह सकते हैं कि जो एड्रेनल ग्लैंड के अंदर ये जो हार्मोन्स है उनको कहा जाता है 3F एंड 4S। फियर, फाइट एंड फ्लाइट का क्या मतलब है? फियर का मतलब डरना, यानी कि जब भी हमें डर लगेगा, जब भी जैसे कि हमारा रिजल्ट आने वाला है जिस दिन, तो उस दिन हमें बहुत डर लगेगा, तो उस टाइम पे कौन से और कहां से हार्मोन रिलीज होंगे? एड्रीनल ग्लैंड से हार्मोन रिलीज होंगे। ठीक है, जो जिससे हमें डर लगेगा उस टाइम पर, या तो हम उस चीज से फाइट कर लेंगे, या तो हम अपने आप को कहेंगे कि नहीं मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, मुझे अपने आप पर कॉन्फिडेंस है, तो हमने उससे क्या कर लिया? उस सिचुएशन से कर ली फाइट। और अगर हमें पता है हमारा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो हम वहां से भाग जाएंगे, फ्लाइट कर जाएंगे, जिसे हिंदी में कहा जाता है पलायन करना। हम भाग जाएंगे, हम उस सिचुएशन से नहीं निपट सकते। तो इसलिए इसके जो हार्मोन्स है उनको कहा जाता है फियर, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ठीक है, उसके बाद 4S का मतलब है सॉल्ट रिटेंशन। एक S तो सॉल्ट, सेकंड S है शुगर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, सॉल्ट रिटेंशन, शुगर मेटाबॉलिज्म। उसके अलावा 3rd S है स्ट्रेस एंड 4th S है सेक्स। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है 4S, क्योंकि इसके 4 काम है। ये जब हम इसको डीपली पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि इसको 4S क्यों कहा जाता है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं कि इसके जो पार्ट है वो कैसे हैं। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये मेड्यूला एंड कॉर्टेक्स पार्ट में, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट हैं, एक तो पार्ट है इसका कॉर्टेक्स पार्ट और एक पार्ट है इसका मेड्यूला पार्ट। ठीक है, इसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है वो तो है मीजोडर्मल इन ओरिजिन, और जो इसका मेड्यूला पार्ट है वो है एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है,
तो ये इसलिए इसको एक्टोमीजोडर्मल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो कॉर्टेक्स पार्ट भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। उसको याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं GFR, जो कि हमने याद किया था उसके अंदर जब हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो हमने GFR को पढ़ा था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हमने इसके अंदर भी GFR याद करना है किस तरीके से। यहाँ पर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं है। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा, पहला पार्ट है जोना ग्लोमेरुलोसा। दूसरा पार्ट है जोना फेसिक्युलेटा, दूसरा पार्ट है जोना फेसिक्युलेटा। तीसरा पार्ट है जोना रेटिक्युलरिस, जोना रेटिक्युलरिस। ठीक है, इसके 3 पार्ट हो गए, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिक्युलेटा, जोना रेटिक्युलरिस। और ये किसके पार्ट है? ये है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन को हमने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, अब हम इसके अंदर बढ़े कि जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर क्या आएगा। तो जोना ग्लोमेरुलोसा के अंदर आएंगे जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। और अगर इसका हम एग्जांपल दें तो ये आ जाएगा एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर। जोना फेसिकुलेटा के अंदर आएंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर जो एग्जांपल आएगा वो आएगा कोर्टिसोल। ठीक है, और जेना रेटिकुलरिस के अंदर आएंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर आएंगे सेक्स हार्मोन्स जो कि है एस्ट्रोजन एंड एंड्रोजन। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर, एंड्रोजन मेल्स के अंदर। ठीक है, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से क्या कौन से हार्मोन रिलीज होंगे जो कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, जैसे कि एल्डोस्टेरोन। जोना फेसिकुलेटा से रिलीज होंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जिसका एग्जांपल है कोर्टिसोल। और जोना रेटिकुलरिस से जो रिलीज होंगे वो होंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, इनके एग्जांपल है जैसे कि एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर और एंड्रोजन मेल्स के अंदर। अब हम चलते हैं मेड्यूला पार्ट के अंदर। मेड्यूला पार्ट से जो रिलीज होंगे इनको कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। ये हार्मोन्स कहलाते हैं कैटेकोलामाइंस। कई बार सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आ जाता है कैटेकोलामाइंस किन हार्मोन्स को कहा जाता है। ठीक है, इसको ये जो है इनको कहा जाता है न्यूरो हार्मोन्स। इनको न्यूरो हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो हार्मोन्स है ये एज एन न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करते हैं। जब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और भी डीप में पढ़ेंगे। तो ये है न्यूरो हार्मोन्स इनको कहा जाता है। ये जो है ये भी 2 हार्मोन्स हैं। एक हार्मोन है एड्रेनलिन हार्मोन और एक हार्मोन है नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, एड्रेनलिन हार्मोन को कहा जाता है एपिनेफ्रिन हार्मोन और इसे कहा जाता है नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो ये दोनों हार्मोन्स भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट वर्क करते हैं। और अगर हमने इससे बनाना हो, अगर नॉर एड्रेनलिन से हमने एड्रेनलिन बनाना है तो हमें करनी पड़ेगी मिथाइलेशन, यानी कि हमें प्लस CH3 अगर ग्रुप हम नॉर एड्रेनलिन में जोड़ दें तो वो बन जाएगा एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से एड्रेनल ग्लैंड डिवाइडेड है। इसके 2 पार्ट है, एक पार्ट है कॉर्टेक्स, एक पार्ट है मेड्यूला। कॉर्टेक्स पार्ट है मेसोडर्मल और मेड्यूला पार्ट है एक्टोडर्मल। कॉर्टेक्स पार्ट के 3 पार्ट्स है जिसको हमने नाम दिया GFR। ठीक है, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलेटा, रेटिकुलरिस। यहाँ से निकलेगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स जो कि एल्डोस्टेरोन जो उसका एग्जांपल है। यहाँ से निकलेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कोर्टिसोल। यहाँ से निकलेंगे गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स जिसके अंदर एस्ट्रोजन या एंड्रोजन। जो मेड्यूला पार्ट से निकलेंगे उन्हें कहा जाता है कैटेकोलामाइंस। यानी कैटेकोलामाइंस क्या हुए, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन दोनों हार्मोन्स को क्या कहा जाएगा कंबाइंड वे में, कैटेकोलामाइंस और न्यूरो हार्मोन्स। तो ये दोनों हार्मोन ही न्यूरो हार्मोन्स हैं। ठीक है, और इनको एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। और अगर नॉन एड्रेनलिन से एड्रेनलिन बनाना है तो हमें करनी पड़ेगी मिथाइलेशन यानी प्लस CH3। ये दोनों सेम ही अमीनो एसिड टायरोसिन के बने होते हैं। वो हम जब केमिकल नेचर पढ़ेंगे हार्मोन्स का, जब सारे ग्लैंड्स खत्म हो जाएंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे ये हार्मोन्स बनते हैं, कौन से हार्मोन किस नेचर के।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसके बारे में और जो डिटेल के अंदर एक एक हार्मोन को हम पढ़ने वाले हैं वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।